अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से अहम मोड़ पर आन पहुंची है। केपी के सेनेट इंतखाबात पार्लिमानी ताकत के तवाज़ुन पर भरपूर तरीके से असरअंदाज हुए हैं, जहां पीपल्स पार्टी 26 नशस्तों के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। तहरीक इंसाफ के पास 22, नून लीग के पास 20 और JUIF के पास 7 सेनेटर्स हैं। इसके अलावा बाप पार्टी के 4, ANP और MQM के पास 3-3 सेनेटर्स मौजूद हैं। मजमूई तौर पर हुकूमती इत्तेहाद ने सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। सेनेट की इस सियासी फतह ने कौमी असम्बली में होने वाली हालिया पेशरफ्त को भी अहम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशस्तों के हवाले से दायर नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई थी, जिसके नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस सीटों से महरूम हो गई थी। इन 22 नशस्तों को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF में तकसीम कर दिया गया, जिससे हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। अब मुस्लिम लीग नून के पास 124 नशस्तें हैं, जिनमें आम इंतखाबात में जीती गई 75, आज़ाद उम्मीदवारों को की शमूलियत से हासिल होने वाली 9, खवातीन की 21, अक़लियतों की 4 और मखसूस नशस्तों से मिली 14 नशस्तें शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को मखसूस सीटों में 5 और JUIF को 3 नशस्तें मिली। 2/3 अक्सरियत का मतलब सिर्फ आइनी तरमीम करने की सलाहियत ही नहीं, बल्कि एक मजबूत हुकूमत है जो कानून साजी से लेकर आइन में तब्दीली तक हर सतह पर मौसर किरदार अदा कर सकती है। अगरचे कानून साजी के लिए सिर्फ सादा अक्सरियत दरकार होती है, लेकिन आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत कलीदी हैसियत रखती है। सवाल ये है कि क्या ये पार्लिमानी ताकत अवामी फलाह, मुआशी, सियासी, इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात के लिए इस्तेमाल होगी, या फिर अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाने के लिए। इस 2/3 अक्सरियत के बाद क्या हुकूमती इत्तेहाद इस बड़ी कामयाबी के बावजूद अंदरूनी खलफशार और तकसीम से महफूज रहेगा? और क्या अपोजिशन अवाम के बयानी को पार्लियामेंट के अंदर मौसर तरीके से उजागर कर सकेगी? ये सब सवालात आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत की समत तय कर सकते हैं। हमारे साथ पैनल में ज्वाइन करेंगे हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि 2/3 अक्सरियत, मुआशी, सियासी, कानूनी या आइनी इस्लाहात, या फिर इक़्तिदार को मजबूत हुकूमत, कौन सा ऑप्शन चूज कर सकती है? शहजाद साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल बहुत जायज़ सवाल है। 2/3 अक्सरियत जो कोई भी हुकूमत चाहती है, किसी भी हुकूमत का निज़ाम हो, 2/3 अक्सरियत चाहती है। आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि जब मार्शल लॉ की गवर्नमेंट्स आती हैं या आती रही हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा शिकायत क्या होती थी कि बिल्कुल हर चीज़ के मुकम्मल इख्तियार था, मुकम्मल वारिस थे। 10 साल 11 साल इससे कोई डिबेट नहीं है कि जायज़ नाजायज़, कब्जा किया, सब कुछ अवेलेबल था। क्या कुछ नहीं कर सके? कहा जाता है डैम्स बना सकते थे, नहीं कर सके। टैक्सेशन का निज़ाम जिसके अंदर के ताजरों को और रियल एस्टेट को शामिल किया जा सकता था, नहीं किया। उसके अलावा ऐसी इस्लाहात जो कि आम इंसान को फ़ायदा दे सकती थी, जो करना चाहिए था, शायद वो उस वक्त कर लेते, जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनका जो नुकसान है, जो उनका लीकेज है, वो कर सकते थे, नहीं किया। क्या वजह थी? मार्शल लॉ हुकूमतें सियासी हुकूमतों से ज़्यादा सियासी हो गई। उन्होंने अपने जो पीरियड था उसको दवाम देने की कोशिश की। ये था मार्शल लॉ की गवर्नमेंट्स के अंदर, लेकिन जिनकी मैक्सिमम अथॉरिटी थी। उसके बाद अगला मरहला आता है 2/3 अक्सरियत वाला, जो कि आपको पार्लियामेंट्री निज़ाम में मिलती है। 2/3 अक्सरियत कहाँ मिली? 1997 में नवाज शरीफ साहब को। क्या पहला मसला था? क्या हमें किसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन का खिताब और अमीरुल मोमिनीन का रोल मिल जाए जी। ये 2/3 अक्सरियत का इस्तेमाल उस वक्त हुआ, बजाय इसके कि आम आदमी के लिए क्या किया जा सकता है। आम आदमी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उसको माशी तरक्की चाहिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसको जल्द इंसाफ चाहिए, उसको हिफाजत चाहिए, उसको एक एश्योरेंस और उम्मीद चाहिए। यही एक सियासी और माशी जो तल्लक है, वो उसकी वजह से ये सब चीज़ें कायम होती हैं। आज हमारी कौम इन तमाम चीज़ों से अनका है और नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक आम आपको माशरा, जब एक घुमा हुआ माशरा नजर आता है, ऊपर तो 2/3 मेजॉरिटी आ गई हुक्मरानों के पास, सियासतदानों के पास, अशराफिया के पास, अपनी मर्जी के फैसले करेंगे और वो फैसले करेंगे जो अशराफिया को मजबूत करेगी। लेकिन वो बदकिस्मती के अवाम का फायदा कहाँ पे होगा? या आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही मिलेगा। इसमें कोई ऐसी इस्लाहात नहीं होंगी जहां पर हम ये कह सकें कि रियल एस्टेट को
या हमारे जो ताजरान हैं इनको टैक्स देने चाहिए, टैक्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, जल्द इंसाफ बेहतर होना चाहिए। ये वो मौका है शहबाज शरीफ साहब के पास। जैसे भी आया 2/3 मेजोरिटी आ गई। हर हुकूमत ये चाहती है 2/3 मेजोरिटी। आपकी आईनी इस्लाहात, आपकी कानूनी इस्लाहात वो होनी चाहिए जो आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दे, आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए हो। आपकी अपने दवाम, अपने ताकत के दवाम को नहीं, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये वो चीज़ें जो कि सब के सब सामने हैं, और ये वो मौका है जो शहबाज शरीफ साहब, अगर उनमें स्टील है, मैन ऑफ द मोमेंट है, ऐसी काबिलियत रखते हैं कि वो इसको फायदा हासिल कर सकें, लोगों को कुछ दे सके। वरना तो अभी तक यही कहते थे ना, जो कहता था इख्तियार मेरे पास नहीं है। 4 साल हुकूमत की, 5 साल हुकूमत की, इख्तियार मेरे पास नहीं था। आज इख्तियार है आपके पास, और है तो मैं किसी जमहूरी सियासी अमल की बात नहीं कर रहा। जो निज़ाम है इसको मनवन हम एक्सेप्ट करते हैं। उस मनवन निज़ाम की ही ये 2/3 मेजोरिटी मिली ना, मिल गई आपको। लेट्स डू समथिंग विद इट। अब इससे खेलें मत, इसको अपने 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 जो इक़्तिदार है उसको दवाम मत दीजिए, उसको लंबाई मत दीजिए। ये इंश्योर करें अपने दुश्मन को खत्म मत कीजिए। इमरान खान ने भी यही किया, जाया किया अपना पूरे का पूरा टाइम, इतनी सपोर्ट, इतनी मकबूलियत के बावजूद। तो मेरा ये फेलियर्स हैं। किसी जमाने में किसी ने किताब लिखी थी, मिलिट्री INC इनकॉर्पोरेटेड, आयशा सदीका साहिबा ने, उसमें उन्होंने मिलिट्री का कच्चा चट्टा खोल दिया था। मेरा ख्याल है कि मुझे किताब लिखनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स INC। और क्योंकि इस तरह के जो मकाम है पॉलिटिक्स INC के, क्योंकि आज हम ये नहीं कहते कि हमारी अफवाज पाकिस्तान या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर इतना इंटरफेयर कर रहा है कि वो, हम तो कहते हैं वो एक साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि हमारा निज़ाम आगे बढ़े, आगे चढ़े। सवाल एक पैदा होता है, 18वीं तरमीम के बाद 2/3 मेजोरिटी कहीं मैटर करती भी है या नहीं करती? और अगर नहीं करती तो मैं देखूंगा, टेस्ट ये होगा, लिटमस टेस्ट, कि 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, ये सारी की सारी चीजें हैं, इस 2/3 अक्सरियत के साथ इनको रिजॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की कि सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। अब वो अक्सरियत मिलकर चलेगी या कि अक्सरियत के तौर पे काम करेगी? वहां पे एक और अमल आएगा। मुझे यूं लगता है जो उनका कहना है 18वीं तरमीम को कोई टच नहीं कर सकता। देसू 18वीं तरमीम ना देसू वाला मामला है, लेकिन पाकिस्तान की भलाई और बका इसमें है कि NFC अवार्ड को, 18वीं तरमीम को, सूबे इतने मजबूत हो चुके हुए हैं कि मेरा ख्याल है कि सूबे इतने मजबूती के बाद ये जो 18वीं तरमीम है, शायद ये 2/3 अक्सरियत वफाक में उतनी अब मैटर नहीं करेगी। लेकिन शहजाद साहब, उसमें भी हम सुबह यही देखते हैं, हम देखते हैं कि सुबह रोते नजर आता है कि फंड्स नहीं मिलते, ये काम नहीं होता, विफाक मंजूरी नहीं देता। रोते रहेंगे क्योंकि कभी खुद प्रोड्यूस नहीं करते कुछ। ठीक है हसन, उनसे इनको फंड्स लेने की आदत है। ठीक है, चलें हसन साहब की तरफ चलते हैं। सुबह को कहें कि फंड्स उनको वापस किया करें, उनको कमाएं और वापस दें, वफाक का हिस्सा बने। चलें जी, हसन साहब आपकी तरफ आते हैं। हर कोई यहाँ मांग के जिंदा रहना चाहता है। हसन साहब कहिएगा, हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत, अब फिर रुकावट क्या है? जैसे कि शहजाद साहब ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि हुकूमत ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, रुकावट क्या है? यार वैसे कमाल है आपका भी और हमारा सबका ही कि आज भी ये सवाल पूछा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की तारीख अक्षरों से चीख चीख कर बता रही है कि अव्वल ता आखिर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार इनका टारगेट होता है। देखो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है क्या, मैंने तो एक जुमले में बयान करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बहरहाल नीयत में खोट होगा। ताकत बजरिया दौलत और बेतहाशा दौलत बजरिया ताकत, वरना इनमें से 50% भी अगर पाकिस्तानी अवाम के लिए सियासत करते, सिर्फ 50% की बात कर रहा हूँ, तो क्या आज इस मुल्क का हर शहरी तो कहना नहीं चाहिए, ये सारी की सारी रियाया, हर बंदा ही लाखों का मकरूज है। यार मतलब सवाल करने से पहले हम, मजबूरी है हमारी। देखो 77 साल के बाद, पहले मैंने 70 कहा जी, पहले 7 मैंने चुंगे में दे दिए इस मनहूस कम्युनिटी को, चुंगे में। 70 साल की बात कर रहा हूं। आज ना इस मुल्क में आम आदमी के लिए अनाज है, ना इज्जत है, ना इल्म है, ना इलाज है, ना इंसाफ है, ना तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन फिर भी हमें ये बात समझ नहीं आती कि क्या ये करेंगे? ये पहली बार आए हैं और शर्म आती है ये सोच के। मुझे बतौर एक आम पाकिस्तानी के होते हुए
आई एम ashamed ऑफ माई सेल्फ। ये सवाल पुराना है भाई। सही। आप तो जो सौदा बिक रहा है, बेच रहे हैं, बस ठीक है। तो हसन साहब, जो आवाम से वादे किए, जो दावे किए, जो जलसे जुलूस होते नजर आए, जो उसमें नारे लगाए गए, यानी वो हम ये कहें कि वक्ती ये सारा, और ये जो 2/3 अक्सरियत की बात होती है, इसका कोई फायदा नहीं। तो देखो, आप बुतों के साथ सामने जो मर्जी बातें कर लो, बेजान चीजें, रोटी कपड़ा मकान, आज भी वो पार्टी जिंदा है यार। 50 साल के बाद भी समझ नहीं आई। मैंने एक दफा ना, कुछ महीने पहले, मैं आखिरी बात सुन लो, पता नहीं इलेक्शन के सिंध में कोई लेके माइक को बच्ची फिर रही थी, तो उन्होंने कहा जी को पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो कहना जी वोट किन्हों दिता है? उन्होंने कहा जी रानी शहीद नो जी। दूर फिटे मुंह। ठीक है शीशे के सामने खड़े होके कंघी करने से पहले अपने पे 4 हर्फ भेजो। सही। आप ही का किया धरा है। सही, ठीक है। यानी मेंटालिटी का चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। जैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं। 2/3 अक्सरियत, क्या जमहूरियत ताकतवर हुई या हाइब्रिड निज़ाम? इकबाल ने कहा है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफीक। आइन के बदलने के मामले पर ताकत आ गई है ना आइन को बदलने की। जी। कैसे आई है वो एक अलग कहानी है, अलग गुफ्तगू है। अब हसन निसार साहब की बातें कुछ कुछ मुझे भी समझ में आने लगी हैं। देखिए, आइन मुक़द्दस दस्तावेज़ होता है, लेकिन कोई मुक़द्दस चीज़ उस वक्त तक मुक़द्दस होती है जब तक उसकी तक़दीस का एहतराम किया जाए। यहाँ आइन का मामला वो है कि इज़्ज़त बड़ी है पर करदा कोई नहीं। इट हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ पीस ऑफ पेपर। अब आप मुझे बताइए, इन रांझों ने कौन सी मुरली बजानी है जो आइन का कैदू नहीं बजाने देता? आइन कहता है कि जब कोई हुकूमत जाएगी तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। नहीं कराने थे इलेक्शन, 1 साल नहीं कराए। ईरान, आइन ने क्या बिगाड़ लिया, क्या कर लिया आइन ने? आप मुझे बताइए, ये जो अभी चीनी की एक्सपोर्ट हुई और इंपोर्ट हुई और गरीब लोग गज़ीलो ख्वार हुए, क्या ये आइन ने कहा था इन्हें कि ये काम करना है? अब आइन की तरमीम से ये मसला ख़त्म होगा। आइन ने कहा है क्रोनी कैपिटलिज्म का, जो हसन साहब कह रहे हैं कि ताकत से पैसा बनाओ और पैसे से ताकत बनाओ, यही क्रोनी कैपिटलिज्म है ना। ये कोई आइनी मजबूरी पड़ी है? आइन तब्दील होगा तो ये काम ख़त्म होगा। आइनी मजबूरी है कि 2.5% आबादी पाकिस्तान में बढ़ेगी, क्योंकि ना लोग तालीम याफ्ता होंगे, ना सेहतमंद होंगे, ना ख़वातीन मुक़्तदर होंगी, तो 2.5% आबादी बढ़ेगी ना। क्या इसमें कोई आइनी मजबूरी, आइनी तरमीम से ये मसला हल होगा? आइन ने हुक्म दिया है कि ताजरों पर टैक्स नहीं लगाना, मरसू ताजरा तो टैक्स ना लेसूं। क्या आइन में तरमीम के बाद उनसे टैक्स लिया जाएगा? आइन तो कहता है 25 से इन्होंने खुद ही डाला था कि बच्चों के लिए, 5 से 16 साल बच्चों के लिए तालीम मुफ्त और कंपलसरी होगी, लाजमी भी होगी, मुफ्त भी होगी। 2.5 करोड़ बच्चा सड़कों पे फिर रहा है। मेरे ख्याल एक तरमीम कर दें, ये कह दें कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसको 76 पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए, आइन एक सोशल कंट्रैक्ट होता है, और वो सोशल कंट्रैक्ट उस वक्त वैलिड होता है जब उस कंट्रैक्ट का तमाम पार्टीज़ एहतराम करें। इसमें रूल्स ऑफ द गेम होती हैं। खेल के कवानीन तभी मोतबर होते हैं जब खेल के कवानीन के मुताबिक खेला जाए। मजबूत हुकूमत का आपने पूछा। देखिए, हुकूमतें मजबूत होती हैं लेजिटिमेसी से और परफॉर्मेंस से, और लेजिटिमेसी हुकूमत की सबसे पहले डिपेंड करती है इलेक्शन की लेजिटिमेसी पर। जी। पाकिस्तान में तो कभी इलेक्शन की लेजिटिमेसी बनी नहीं, हमने तवज्जो ही नहीं दी, कोशिश ही नहीं की, बल्कि जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया गया कि इलेक्शन की लेजिटिमेसी बने ही ना। और दूसरी बात होती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस पर कितनी तवज्जो है, क्या ये परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं, जिससे अवाम में इनके लिए एतमाद पैदा हो? क्या उस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी अपनी पार्टियों में लाने के लिए तैयार हैं कि अवाम का सियासी जमातों से एक कनेक्शन बने, और उस कनेक्शन की वजह से इनकी हुकूमतों से एक ताल्लुक़ बने, वो इन हुकूमतों का भी एहतराम करें? मुझे तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। जी।
एक नई ताकत आ गई है, उस ताकत को ये कैसे इस्तेमाल करेंगे अब ये आने वाला वक्त बताएगा। 26वीं आईनी तरमीम में जो कसर रह गई है शायद वो 27वीं आईनी तरमीम में ठीक है। निकाल देंगे। लेकिन फिर मेरा मशवरा ये होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वन साइडेड तौर पर इस तरह से नहीं छेड़ना चाहिए। सही है, कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंसेंसस बिल्डिंग हो। सही है। ताकत का मतलब ये नहीं है कि ताकत आपके हाथ में आ गई तो फिर आप जैसे चाहें उसको इस्तेमाल करें। सही है, ठीक है। सेकंड साहब आपका कमेंट आ गया। इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी सेनेट में अब सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। आसिफ अली जरदारी साहब की से हम क्या कहेंगे, सियासी महारत है जो खामोश उन्होंने सियासत की है या फिर कुछ और है? मैंने जो कुछ अपने दोस्तों से सुना है मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ना वो आइन के अंदर जो फैसले हैं उनके बारे में कोई यकीन रखते हैं, और तजवीज़ ऐसी कोई है नहीं है कंक्रीट के भी किस किस शोबाजात में हुकूमत को फ़ैसले करने हैं और कौन से फ़ैसले करने हैं। मसलन मैं समझता हूँ कि ज़िया-उल-हक के दौर में जो तरमीम की गई 1973 के आइन में, उनको उठा के बाहर फेंकने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो तो किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं की थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा CRPC है, ये 1898 का ये जो कानून है, अब ये मौका आ रहा है पार्लियामेंट के पास कि इसमें तरमीम करे और इसको काबिल अमल बनाए अपने मुल्क की हालात और वाक़यात के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो वादा किया गया है, जो लोकल बॉडीज़ का एक तस्वर दिया गया आइन में, अब उसका फ्रेमवर्क इन डिटेल हमें पेश किया जाए। सही, उस फ्रेमवर्क को पेश किया जाए तो लोगों को सहूलत होगी। जहाँ तक NFC वार्ड का और 18वीं तरमीम का तल्लुक़ है, मुझे तो शक पड़ता है कि शायद ये फाटा का निज़ाम दोबारा बहाल कर दें। तो अगर इस हद तक ये जाते हैं तब्दीलियाँ करने को, तो NFC के मामले में और जो 18वीं तरमीम के मामले में मुझे नहीं समझ आती कि बग़ैर मुल्की डिबेट किए इसमें अगर तरमीम की जाती हैं तो ये तो फसाद की एक नई वजूह पैदा करेगी। आपको अगर कर रहे हैं, पहले तो ये तय करें ना हमारे सब दानिश्वर कि ये चाहते क्या हैं। ये आगाज़ करें उस डिबेट का स्पेसिफिक कि 18वीं तरमीम के जो नुक्ता नंबर 6 है, इसको तब्दील करके ऐसा कर दिया जाए। ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा ताकि एक मुल्क में डिबेट जन्म ले। मैं ये कह देना कि अपना हम बेजान हैं, दो पाए वाले हैं और ये सब आइन पर सब आइन ऐसे कागज़ों में लिखी चीज़ है, ऐसे नहीं। मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है कि हम माशी तब्दीलियाँ जो चाहते हैं स्पेसिफिक बात करें कि भाई किस किस्म की माशी तब्दीलियाँ चाहते हैं। क्या हम जो मार्केट इकॉनमी से हट के कोई डिसीजन करना चाहते हैं? जहाँ तक सियासी मसला है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि सियासत के लिए ज़िया-उल-हक के दौर की तमाम जो तरमीम उठा के बाहर फेंका जाए। और जहाँ तक रहा इलेक्शन का निज़ाम कि इलेक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा मजबूत इलेक्शन कमिश्नर कैसे हो सकता है, कमीशन कैसे हो सकता है। वोटिंग का तरीका कार बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल दैट इज़ द थिंग, डिबेट इसके ऊपर करेंगे वोटिंग का तब करते हैं। और ये बात भी आती है कि सूबा एक बड़ा है तो सूबों को छोटा करना है, तो उसके लिए तय करेंगे क्या वो ज़बान की बुनियाद पे करना है या वसाइल की बुनियाद पे करना है। साहब, आप इतनी चीजें डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे? आप हर बात सुनती हैं सिवाय मेरी बात के। आप ये गलत करती हैं, आप हर बात सुनती हैं सिवाय मेरी बात के। और मैं अगर ये रवैया तो फिर मेरे से सवाल नहीं किया करें। अच्छा, आप अपनी बात अजीब बात कर रहे हैं आप जी। हमें जो कानूनी इस्लाहात की जरूरत है, हमारे कानून में सुकम में हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो नाअहली की कमाल पर पहुंची हुई है। और जो मुकदमे हम दायर करते हैं 7 से 8% से ज़्यादा मुकदमात में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। ये है वो चीज़ें डिबेट करने वाली, जिनका सिस्टम को ख़त्म करना होगा, सरदारी निज़ाम को ख़त्म करना होगा। और कैसे करना होगा, इसका मुतबादल क्या होगा, दैट शुड बी द डिबेट। और ये डिबेट हम करें, सरकार करे, लोग करें, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, देन ये जो 2/3 पावर इनके पास आती है तब इसका फायदा होगा। चलें, ठीक है जी। कमेंट आगे की जानिब से साहब मौजू पर अभी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो मॉनसून के तबाहकुन स्पेल की बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि मॉनसून का सीजन सिर्फ बारिशों का नहीं बल्कि आवाम, हुकूमत, इंतजामिया और अर्बन प्लानिंग करने वालों के लिए आजमाइश का मौसम बन चुका है। हम बारहा अपने प्लेटफॉर्म से खबरदार कर रहे हैं, वेकअप कॉल्स देते रहते हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ना संजीदा तैयारी हुई, ना कोई सिस्टम फाल नजर आया। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों ने एक बार फिर से क़यामत बर्पा कर दी है। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बाप बेटी कार समेत बरसाती नाले में बह गए। चिल्लास में पिकनिक पर गई फैमिली के 2 अफराद सैलाब की नजर हो गए। एक बच्चा अब तक लापता है। मुल्क भर में खास तौर पर पंजाब में सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं, जिसमें रोजाना इजाफा हो रहा है। पिंडी के रिहायशी इलाके हों या द्यामिर की सयाहती वादियां, मरी हो या इस्लामाबाद या फिर जेहलम, हर जगह पानी ही पानी है, खौफ ही खौफ है। चिल्लास द्यामिर में सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सड़कें, पुल, राबते टूट चुके हैं। मुतादिद सयाह लापता हैं। तरबेला डैम में एक और बड़े आबी रैले के दाखिल होने की पेशगोई खतरे की घंटी बजा चुकी है। मगर सवाल ये है कि क्या हमारी रियासत, मकामी हुकूमतें, डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे भी जाग चुके हैं? ये सब पहली बार नहीं हो रहा, मगर शायद पहली बार हमें ये एतराफ़ करना होगा कि हमारे शहर, नाले और इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलते मौसम के लिए तैयार नहीं हैं। न शहरों में पानी के बहाव की साइंसी मनसूबाबंदी है, न नदी नालों की सफाई है, न ही हंगामी हालात से निपटने के लिए आवाम को बर वक्त खबरदार करने का कोई मौसर निज़ाम मौजूद है। ये महज बारिशें नहीं हैं, ये इंतज़ामिया के डूबते मनसूबाबंदी के बह जाने और इंसानी जानों के सस्ते हो जाने का मौसम है। हर साल की तरह इस साल भी रेन इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए फौज की तलबी, सायरन और रिपोर्ट तलबी के अलावा क्या कुछ बदला है? ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि हमारी इज्तिमाई गफलत, बेहिसी और नाकिस गवर्नेंस का नतीजा है। ये है कि कब हम संजीदा होंगे, कब अर्बन प्लानिंग, माहौलियाती खतरात और डिजास्टर मैनेजमेंट को सिर्फ फाइलों से निकालकर जमीन पर उतारेंगे, कब हम बारिश से तबाही नहीं रहमत का फायदा उठा सकेंगे। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, हादसात, सैकड़ों अमवात, पानी की गुजरगाहों पर गैर कानूनी तामीरात, बार बार वार्निंग्स, फिर भी हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली बरकरार क्यों है? ज़ैगम साहब कमेंट कीजिएगा। एक अफरियत हमारी तरफ आ रहा है और हम ढोल बजाकर उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो मॉनसून है 30 साल के एवरेज से कोई 80% ज़्यादा बारिश हो चुकी है जी। और 3 साल पहले 2022 में इतना नुकसान हुआ था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए $40 बिलियन का लॉस था जी। 2000 लोगों की अमवात हुई थी और 3 साल हो गए। कौन सी तैयारी हुई, क्या किया गया, किस तरह से गवर्नेंस बेहतर की गई, प्लानिंग के लिए क्या किया गया? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, सिवाय इसके को कोशिश करते रहे कि बाहर से कहीं फंडिंग आ जाए और ढोल बजाते रहे कि इतने पैसे मंजूर हो गए, इतने पैसे मंजूर हो गए, और आया कुछ भी नहीं। इसके अलावा क्या किया गया? देखिए, एक तो हमारा मसला ये है कि गुर्बत है और आबादी बढ़ रही है और इसका ताल्लुक भी गवर्नेंस से है। लोग वहाँ पे गुर्बत की वजह से घुस रहे हैं जहाँ नहीं घुसना चाहिए। दरियाओं के रास्तों में, पानी के रास्ते में तो क्या, दरियाओं में घुसे हुए हैं, पहाड़ों की ढलवानों पे चढ़े हुए हैं। आपने देखा जब फ्लैश फ्लड्स आए तो जो दरियाओं से आने वाले पानी के रास्ते होते हैं उन पर बस्तियां बन चुकी थी, पूरी की पूरी बस्तियां उड़ गई जी। और दूसरी बात लालच की, जहां गुर्बत नहीं है वहां हिर्स और लालच है। अब जो आपने देखा कि एक सीनियर सिटीजन जो थे, गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर थे वो, और उनकी बच्ची जी, उनकी बेटी, एक बहुत महंगी हाउसिंग कॉलोनी में उनकी कार बह गई। अब तसव्वुर कर सकते हैं, ये हम कहीं रोद कोही के रास्ते की बात नहीं कर रहा कि कोई सुलेमान से रोद कोही का रास्ता कहीं आता है और तौसा शरीफ में गाड़ी बह गई। हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के एक पॉश सेक्टर की बात कर रहे हैं और वहाँ के बरसाती नाले की बात कर रहे हैं जो रोड के इतने करीब था। वहाँ की प्लानिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने पानी के रास्तों को प्लाट बनाकर बेच दिया है और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात नहीं है। आप मोहतरमा CDA को ज़रा आकर देखिए कि इस्लामाबाद की एक तरफ तमाम पहाड़ हैं, पहाड़ों से पुराने चश्मे आते हैं, बड़े खूबसूरत चश्मे जो साफ़ पानी लाते थे,
اور ظاہر ہے بارش میں وہ بہت زیادہ پانی بھی لاتے تھے. ان تمام کو کنکریٹ کی نالیاں بنا کے گٹر بنا دیا گیا ہے اور پلاٹ بنا کے بیچ دیے گئے ہیں. صرف ان کو چھوڑ دیتے تو اسلام آباد دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنتا ہے, جہاں کوئی 10 جو ہیں وہ چشمے اوپر سے آتے اور نیچے سے گزرتے. صحیح. لیکن لالچ ہے نا جی. جی. اور پھر اس کے بعد آخری بات ہے کہ پلاننگ کا کیا حال ہے. پلاننگ کون کرے گا, عمل درآمد کون کرے گا, وہ ادارے کہاں ہیں, لوکل گورنمنٹ کہاں ہے. صحیح ہے. جو کام آج کے دور میں اتنا آسان ہے, سیٹلائٹ سے سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی بالکل زیغم صاحب, اور پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے یہ سب کچھ ایک مشکل امتحان بنا ہوا ہے, جس کے مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں. حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پہلے ہی خبردار کیا گیا کہ 25% زیادہ بارشیں ہوں گی. پہلے خبردار کرنے کے باوجود ہمارے ادارے اتنی سکت نہیں رکھتے, اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس دباؤ کو, اس پریشر کو برداشت کر سکے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو زیغم صاحب نے ابھی بتایا, یہ میرے لیے اس لیے حیران کن نہیں ہے. میں ایم ناٹ فیملیئر ود کوفہ. میں اسلام آباد کو کوفہ لکھتا رہا ہوں اور کہتا رہا ہوں. جو بات زیغم صاحب نے کی ہے, میرے لیے وہ حیران کن اس لیے نہیں کہ لاہور کے ڈیفنس سے لے کے بحریہ ٹاؤن تک, انفارچونیٹلی, مطلب خوشی کی بات نہیں ہے, لوگوں کے بیسمنٹس جو ہیں وہ سوئمنگ پولز میں تبدیل ہو چکے. ہمارے گھر میں بھی ایک اچھا بڑا بیسمنٹ ہے, وہ بچت ہو گئی لیکن پانی وہاں بھی آیا. لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ ڈیفنس میں بہت برا حال ہے اور بحریہ ٹاؤن میں اس سے بھی برا حال. بہرحال یہ میں نے کہا کہ میں بھی تھوڑا اس میں کنٹریبیوٹ کر دوں. اچھا, سوال آپ کا جو ہے وہ کہ پھر بھی حکومت و انتظامیہ کی نااہلی برقرار کیوں, تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ حکومت کوئی نئی ہے یا انتظامیہ نئی ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں, سارے پرانے, لیکن پھر بھی کوئی تبدیلی, کوئی تیاری تو ہوتی ہے. نا, پلیز پلیز پلیز, آپ اپنے سوال کی کمزوری پہ بیٹا پردہ نہ ڈالیں. نہ حکومت نہیں ہے, آزمائے ہوئے لوگ ہیں, کب سے چمٹے ہوئے ہیں پاکستان کی جونکوں کی طرح. انتظامیہ بھی وہی ہے. اچھا, اب دیکھو, نااہلی کرپشن, میگا کرپشن نہیں, کرپشن تو پٹواری بھی کرتا ہے, خیر وہ اس کی بھی کم نہیں ہوتی. عوام کا ملٹی ڈائمینشنل استحصال, اردو میں زیادہ مشکل ہے, کثیر الجہتی استحصال وغیرہ, ہمارے یہ ساری چیزیں ہمارے 99% پولیٹیشنز کا زیور ہیں. ٹھیک ہے, یہ غلاظت سیاست میں 77 نہیں تو 70 سال سے عروج پہ, صحیح ہے, گہری پیوست ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے سیاسی جسم کا, یہ کمیونٹی جو ہے, یہ ہمارا سیاسی جسم ہے نا, یہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہو چکا ہے. اور ڈی این اے تبدیل نہیں ہو سکتا, اس میں اگر کوئی ہے تو اچھا. اور عوام کا جواب نہیں, ہاں جی, جو اسی اقتدار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں ہر بار. یعنی پھر ہم حسن صاحب کہہ سکتے ہیں عوام تو بیچاری معصوم ہے نا, ہر دفعہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھ جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی ونس اگین. ابھی ہم بات کر رہے ہیں مانسون کے دھواں دار اسپیل کی, تباہی والے اسپیل کی. اچھا افتخار صاحب, نالوں کی صفائی, سیوریج سسٹم اور نشیبی علاقوں سے انخلا, ہمیشہ انہی معاملات کی نشاندہی ہوتی ہے, لیکن اصلاحات نہیں ہوتی. کرنی چاہیے, اور آپ کا جو انٹرو ہے بڑا مضبوط انٹرو تھا. اور لیکن ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر لوگوں کو منع کریں کہ اس راستے سے مت جاؤ, یہ راستہ مناسب نہیں ہے, موسم اچھا نہیں ہے, بارش ہو رہی ہے, تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے. اور اگر آپ ان کو روک لیں تو پھر وہ کوئی چوری کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ اجنبی ہوتے ہیں. خاص طور پہ ان پہاڑی علاقوں میں جو لوگ جاتے ہیں میدانی علاقوں سے, یہ ان کے رستوں کو اتنی اچھی طرح جانتے تو ہے نہیں ہیں. اور پھر جو یہ سلائڈنگ ہوتی ہے, لینڈ سلائڈ ہوتی ہے, یہ بڑی خطرناک ہے. اور یہ جو کلاؤڈ بس ہم سوچ رہے ہیں, یقیناً یہ بارش کی اتنی تیزی سے بارش آتی ہے اور وہ پتھروں پہ گرتی ہے, اور راستہ وہ بناتی ہے ڈھلوان کا. جب وہ راستہ بناتی ہے تو اتنے بڑے پتھروں کو بھی ساتھ لے کے وہ چل جاتی ہے. اور اگر پیچھے کسی کو کہہ دو کہ یار آگے مت جاؤ, آگے شدید بارش ہو رہی ہے, تو وہ آپ کی مانتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک بد نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم کسی کی مانتے نہیں.
दूसरी बात आपने कही कि अब ये सिलसिला कई साल तक जारी रहेगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये उस क्लाइमेट के हिस्से में आ गया है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है 5 मुतासर होने वाले जो इलाके हैं उसमें से ये पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्पेल है हमारा बारिशों का, आप देखें ये लाहौर से इधर को जा रहा है, सरगोदे की तरफ जा रहा है। जी जी। ये एक नोटिसेबल चीज़ है। तो ये चीज़ें हमें हमारी हुकूमतों को पता है, माहिरीन को पता है, अब करना क्या है। हाँ। फिर मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा जब तक आप मास्टर प्लानिंग नहीं करेंगे नहीं होगा। जो आज वाक़या हुआ है, अगर दरियाए सवान के बेड में अपना आप बिल्डिंग्स बनाएंगे तो नतीजा इतना ही अफसोसनाक होगा जिस अफसोसनाक नतीजे को मैं देख रहा हूँ। अंग्रेजों ने हमेशा रास्ता दिया। मैं जब जाता था अपने गांव, पुलियां थी नीचे सड़क के, तो मैं अपनी वालदा से पूछता था माँ ये छोटी छोटी पुलियां क्यों बनाई हैं? उसने कहा ये पानी के बारिशों के पानी के लिए बनाई हैं। हमने वो सब कुछ बंद कर दिया। यानी हमने जो भी प्लानिंग थी उसमें भी पानी भेज दिया। खास तौर पे जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, प्लीज नॉर्दर्न एरिया के लिए कोई बहुत संजीदा किस्म के एफर्ट की जाए तो तब ये नुकसान से बच सकेंगे जिस नुकसान से हुआ। और ये इस साल का नुकसान बदतरीन जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। इससे बचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जरूरत है। चलें शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। पानी की गुजरगाहों पर तामीरात किसकी इजाजत से हुई और क्या इन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, मेरे भाई इफ्तिखार अहमद ने पहले सवाल के जवाब में कहा कि हमें कॉन्क्रीट आइडियाज देने चाहिए। अब हमारा मसला ये है कि लिख हमने सफ़े काले कर दिए पिछले, मैं तो 18 साल से लिख रहा हूँ, ये उससे भी ज़्यादा लिख रहे हैं, हसन साहब पता नहीं 30 सालों से लिख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पढ़ता कोई नहीं है और हम बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं। हम भी दोहरा के अब तंग हो चुके हैं। या हम जो सवाल हम जवाब कर रहे हैं ना, इसका जवाब मैं कॉन्क्रीट टर्म्स में देने की कोशिश करता हूँ। एक नया लाहौर हम बसा रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे जी। क्या रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये फैसला किया है कि वहां पे हम कितने लोगों का शहर बसाएंगे और उससे नंबर आगे नहीं जाने देंगे? उन लोगों के लिए पानी के निकास का मंसूबा क्या होगा और किस तरीके से उसको पानी को निकास किया जाएगा? तीसरा, पानी पीने का पानी हम उनको जो देंगे वो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? चौथा, जब हम ये शहर बनाएंगे तो हम जो आबी रास्ते हैं, बारिशों के हों या दरियाओं के हों या उनके स्ट्रीमलेट्स के हों, वो हम रास्ते रोकेंगे नहीं, बल्कि वो रास्ते छोड़े रखेंगे ताकि पानी रावी के अंदर चलता रहे। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि जितनी गाड़ियां उतनी होंगी जितनी हमने प्लान की हुई हैं। और अगर चूंकि हम तो इसके माहिर नहीं हैं और इसके लिए तो माहिर चाहिए चीजें प्लानिंग करने के लिए। उम्मीद है राफे आलम वहां पे लाहौर में आज भी मौजूद होंगे, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर लिखते भी हैं और इसके माहिर भी हैं। उन जैसे या वो या कोई और उन जैसे लोग मिलकर, देखिए जब तक डीएमजी के हम चक्रों में पड़ते रहेंगे हम कुछ काम नहीं कर नहीं पाएंगे। ये कॉन्क्रीट एक आइडिया है, एक नया शहर बसाने जा रहे हैं, उनको हम किस तरीके से उन शहरियों को हिफाजत दे सकते हैं जो लोग वहां पे रहेंगे और उस किस्म के जो जिन्हें हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं ये नहीं आएंगे। दूसरी बात, इतनी बारिश, ग्लेशियल बर्स्ट की हम बात करते हैं कि जी इतनी गर्मी हो गई है, क्लाइमेटिक चेंज है, ये है वो है, कितना पानी पाकिस्तान में बहा है इस साल। जाने तो गई सो बदकिस्मती से वो हमारी अपनी नालायकियों से गई, लेकिन जो पानी बहा है इसको कहीं रोकने का, कहीं संभालने का, कहीं कंजर्व करने का कहीं ऐसा मंसूबा था? क्योंकि हम तो वाटर स्ट्रेस नेशन है। बिल्कुल। और अगर नहीं है तो ये 2/3 मेजॉरिटी जो आ रही है इससे यही 2 काम करवा लिए जाए, बाकी सब कुछ छोड़ दें। सही। तो इनको यही 2 काम करवा लें तो मेरा ख्याल है कि जो 2/3 मेजॉरिटी है किसी पास से लग जाएगी और हम कहेंगे कि हमने इसे हासिल कर लिया। चलें ठीक है शहजाद साहब, आपका भी कमेंट आ गया, अपने पैनल करेंगे। तो जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप बारिश जैसी रहमत से फायदा नहीं हासिल कर सकेंगे। इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।